अलकायरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो भी मेरा दीवाना बना फिरता था। हम दोनों ने जल्द ही फैसला किया कि हम शादी कर लेंगे। शादी के बाद हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि लड़के का संबंध भले ही हिंदुस्तान से था मगर वो रहता मिस्र में ही था। मुझे उसकी खूबसूरती पर रस आता था। वो बहुत खूबसूरत, खानदानी और बहादुरी से भरपूर आदमी था। उसका नाम अमार था और उसे देखकर कोई भी लड़की दीवानी हो सकती थी। मैंने भी सोचा कि जैसे मुझे अमार जैसा लड़का मिल ही गया है तो मैं अपने माँ बाप की रजामंदी से इससे शादी कर लूं। लेकिन जब माँ बाप से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, इतनी दूर रहने वाले लड़के का हमको भरोसा नहीं है। तुम हिंदुस्तान आओ तो हम तुम्हारी शादी यहीं किसी लड़के से कर देंगे। माँ बाबा की रजामंदी ना मिलने की वजह से मैं सख्त मायूस हुई। अमार से मैंने इसी तरह शादी करने का फैसला किया तो माँ बाबा की रजामंदी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मेरे सर पर अमार की मोहब्बत सवार थी। सारी बातें तय हो चुकी थी। मेरे और अमार के निकाह में 2 दिन रह गए थे जब मुझे एक लड़की ने एक अजीब बात कही। कहने लगी कि दानिया, तुम अपना हक महर 25 लाख से कम मत रखना। ये बात मुझे हैरान कर रही थी। क्यों भाई, 25 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना ज़्यादा है कि महर मेरा शोहर कैसे दे पाएगा? वो एक अलग बात है, लेकिन तुम अपना हक महर ऐसा रखना कि वो कभी तुम्हें छोड़ ना सके। मुझे क्यों छोड़ेगा वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैंने कहकर सगुफ्ता को खामोश तो करवा दिया था, लेकिन मैंने अमार से ये बात जरूर कही कि तुम मेरा हक महर ज़्यादा रखवाओ। उसने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तलाक दे दूंगा, इसी वजह से तुम्हें हक महर ज़्यादा चाहिए। ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। अगर तुम खुशी खुशी मानो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम नाराजगी से कहते हो तो मैं तुमसे ये नहीं लूंगी। मेरी बात सुनकर अमार मुस्कुराया और बोला, तुम पर तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। ये क्या चीज़ है? लेकिन यकीन रखो कि शादी के बाद तुम और मैं मिलकर कई 25 लाख कमाएंगे। तुम इन 25 लाख को भूल जाओ और मुझ पर भरोसा करो। मैंने अल्लाह के भरोसे पर अमार से निकाह कर लिया, क्योंकि अमार के साथ ज़्यादा हक महर रखकर मैं उसकी नज़र में लालची नहीं बनना चाहती थी कि वो भी मुझ पर भरोसा करे जैसे मैं उस पर करती हूँ। हमारी शादी की रात बहुत हसीन थी। अमार ने बहुत खूबसूरत इंतजाम कर रखे थे। घर को ऐसे सजाया था जैसे किसी शीश महल का कोई आलीशान कमरा हो। मैं तो उसके घर को देखती ही रह गई। अमार मुझसे कहने लगा कि ये सब तो मुझ पर अल्लाह की मेहरबानी है, जो मैंने इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ 6 महीने में कमाया, वो भी बिना कुछ किए। मैं सुनकर थोड़ा शक में पड़ गई थी। अमार की बातें अजीब सी थी। वो तो मुझे यही कहता आया था कि मैं कोई काम नहीं करता, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मगर अब वो कह रहा था कि ये पैसे उसने घर बैठे बिना कोई काम किए कमा लिए। मगर कैसे, ये बात वो मुझे नहीं बता रहा था। चूंकि मैंने कभी अमार से कोई डिमांड नहीं की थी, इसी वजह से उसने शादी की रात ही मुझे एक खुशखबरी सुनाई कि वो मुझे बहुत ही शानदार पार्टी देने वाला है। इसमें हमारे सब दोस्त भी होंगे जो हमें काफ़ी समय से जानते थे और हमारी शादी पर बहुत खुश भी थे। अमार की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दिल को सुकून मिला था कि मुझे इतना ख्याल करने वाला शौहर मिला। शाम के वक्त मैं काले रंग का सूट सलवार पहनकर तैयार हो गई। मैं बेहद हसीन लग रही थी। अमार ने मुझे खुद ही वो जोड़ा ला कर दिया था। कहता था कि अगर तुम ना होती तो मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करता जो रंग बिरंगे सूट सलवार पहनती। मैं उसकी इन्हीं बातों की वजह से खुश होकर भारतीय कपड़े पहनती थी। मैंने जोड़ा पहना, हम दोनों गाड़ी में बैठे और पार्टी में पहुंच गए। मगर यहाँ आकर अमार की आंखें ही बदल गई। वो इधर उधर देखता जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर खामोश हो जाता। पार्टी में जाती मेरी नज़र अपनी सहेली पर पड़ी तो वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। मुझे देखते ही गले लगकर रोने लगी और बोली, क्या बनेगा तुम्हारा? तुमने शादी तो कर ली, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। सालेहा की बात सुनकर मुझे अजीब लगा। शादी मेरी हुई है, डर तुम क्यों रही हो? मैंने रुखाई से कहा तो वो बोली, बस दानिया, तुम अपना बेहद ख्याल रखना और मेरी एक बात याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो तुम सिर्फ और सिर्फ पछताओगी। देखो, तुम्हारे शौहर ने तुमसे 1 हफ्ता पहले शादी की है। भले वो तुमसे मोहब्बत करता है, मगर मर्द पर एतबार करना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि वो सुबह शाम तुम पर बिना वजह गुस्सा करे, लेकिन तुम उसके गुस्से का कोई जवाब नहीं देना। अगर तुम जवाब दोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मैं ऐसा क्यों करने लगी और हमारी कोई लड़ाई नहीं होती?
सालेहा, जो तुम ऐसी डरावनी बातें कर रही हो, मैंने उसे कहा तो बोली, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी और अमार की लड़ाई कितनी होती है। मुझे समझ नहीं आती थी कि सालेहा को हमारे अंदर के मामलात का कैसे पता, जबकि वो तो सिर्फ मेरी एक सहेली थी। वो मेरे घर में नहीं रहती थी, ना ही अमार सालेहा से बात करता था, जिससे उसे पता चल जाता कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने चुप्पी साध ली थी। बस अब मैं सालेहा पर नजर रखे हुए थी। मैं जानना चाहती थी कि सालेहा के दिल में क्या चल रहा है, आखिर वो हमारे पीछे पड़ी ही क्यों है। लेकिन इस सब की नौबत नहीं आई थी। शाम को जब मैं घर आई, मेरे शौहर ने फौरन से कमरे को कुंडी लगाई और अपनी खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा। उसके तेवर देखकर मैं डर गई और सहम कर पूछा, क्या बात है अमार, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर अमार मुझ पर गुस्से से गुर्राया और बोला, तुम्हें मेरे गुस्से की कब परवाह है? मैं तो हैरान हूं कि मैंने तुम जैसी बदकिरदार लड़की से शादी कैसे कर ली। अमार के मुंह से अपने लिए इतना जहर सुनकर मैं सहम गई। मैंने क्या बदकिरदारी की? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदकिरदार हूं? मैंने तो आपके सिवा आज तक किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैंने अमार को समझाने की कोशिश की, मगर उसने साइड पर पड़ा गुलदान उठाकर फर्श पर दे मारा। तो मुझे उसके गुस्से की शिद्दत का अंदाजा हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको आखिर शक कैसे हो गया मुझ पर, जबकि मैं तो आपके सामने ही होती हूँ। मैं मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करती, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छी तरह से समझता हूं मैं तुम्हारे नाटक। अमार ने ये कहकर पास पड़ा मेकअप बॉक्स उठाकर फर्श पर जोर से दे मारा तो मेरे दिल से चीख निकली, अमार आपको क्या हो गया है? मैंने तो आपके अलावा किसी से बात तक नहीं की। अमार गुस्सा करके घर से निकल गया और मैं परेशानी में बस रोती, चीखती और चिल्लाती रह गई। मेरे दिमाग में बार बार सालेहा की बातें घूम रही थी। उसने मुझे यही कहा था कि अमार जितना मर्जी गुस्सा करे तुम उसका जवाब नहीं देना। लेकिन सालेहा ने ये बात आज ही क्यों की थी, जब अमार मुझ पर गुस्सा करने वाला था? क्या सालेहा और अमार का आपस में कोई संबंध था? ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सालेहा मेरी सहेली थी और वो सिर्फ मुझे जानती थी। जब मेरी और अमार की शादी हुई तो उसने मेरे और अमार के बारे में ज्यादा नहीं पूछा था। सालेहा की तरफ से मेरा दिल साफ था, क्योंकि वो सिर्फ शायद मेरा भला चाहती थी। मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। वो तो उस वक्त मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सहेली थी। सालेहा ने मुझे बार बार यही बताया था कि तुम्हारा शौहर अगर सुबह शाम दिन में 5 बार भी गुस्सा करे तो तुम तब तक जवाब नहीं देना जब तक तुम उम्मीद से नहीं हो जाती। जब तुम उम्मीद से हो जाओगी तो फिर बेशक तुम अपनी भी कर लेना, लेकिन फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की मानो। मैंने सालेहा की बातें दिल में रख ली थी। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप से भी दूर हूँ। मैंने उनसे बगावत करके ये शादी की है। अब अगर मैं अमार की भी ना हो सकी, मेरा और अमार का रिश्ता ना चला, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर अमार से मेरा रिश्ता ना निभा तो घर वाले यही कहेंगे कि मिस्री लड़के धोखेबाज होते हैं, और अमार को कोई धोखेबाज कहे ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। अब मैंने खामोशी से जानमाज बिछाई और नमाज पढ़कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि अमार का दिल मेरी तरफ से पलट जाए, वो मेरी तरफ दोबारा आ जाए, उसके दिल में मोहब्बत बैठे और वो मुझे पहले की तरह इज्जत दे। मैंने सोचा था कि मेरी दुआओं का अमार के दिल पर असर जरूर होगा, लेकिन जैसे ही अमार घर आया तो उसके तेवर पहले से भी ज्यादा बिगड़े हुए थे। मैंने देखा वो हमारे कमरे में सोने की बजाय दूसरा कमरा खोलकर उसमें जाकर सो गया। मुझे ये बात बहुत बुरी और बहुत बेइज्जती वाली लग रही थी, यानी उसने मुझसे अपना कमरा भी अलग कर लिया था। अमार मुझे इस बात की कोई वजह नहीं बता रहा था, जबकि मेरी परेशानी थी कि बस हदों को छू रही थी। मैंने सालेहा से बात करने का सोचा। मैं अपने कमरे में आई, कमरे को कुंडी लगाई और सालेहा को फोन मिला दिया। मैंने सालेहा से पूछा कि मेरा शौहर बहुत सख्त गुस्से में है। कहने लगी कि ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, मिस्र के मर्द ऐसे ही होते हैं। इतना कहकर वो चुप हो गई। कैसे होते हैं सालेहा, मुझे बताओ। मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे अपने शौहर के सामने बोलने से मना क्यों किया, और तुम्हें कैसे पता था कि आज रात वो मुझ पर गुस्सा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। बस मेरी जान, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। सालेहा ने बड़े माहिराना अंदाज में कहा तो मुझे उस पर रश्क आने लगा। वो हर वक्त खुश रहती थी, जबकि उसका शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मैं सालेहा से बात कर रही थी, उसके शौहर की तारीफें कर रही थी। सालेहा ने मुझे बताया कि वो मुझे पूरी बात तो नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती है कि मैं अपने शौहर के सामने हरगिज गुस्सा न करूं, चाहे वो जितनी मर्जी मुझे बातें सुना दे या मुझसे कोई ऐसी फरमाइश करे जिसके मैं लायक ना हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने शौहर के सामने गुस्सा ना करूं। सालेहा ने कहा कि इस सब के पीछे एक राज है और उस राज से वो मुझे फिलहाल वाकिफ नहीं करना चाहती थी।
मैंने उससे बात बहुत बार पूछी कि वो ऐसा क्यों कहती है। उसने कहा कि जब तक सब कुछ हो नहीं जाता मैं तुम्हें इसके पीछे की वजह नहीं बता सकती। ये ना हो कि मैं तुम्हारे शोहर को कुछ गलत समझ रही हूँ, बस तुम्हें सिर्फ एहतियात करने का ही बोल सकती हूँ। सालेहा की बात पर मुझे यकीन था, लेकिन अभी मैं उससे फोन पर बात कर ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा मेरा शोहर जोर जोर से पीटने लगा। अमार की यह आदत नहीं थी, वो कभी भी दरवाजा पीटता नहीं था, लेकिन आज उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बोला कि दरवाजा खोलो, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही हो। तुम जैसी बदकिरदार लड़कियां शोहर को धोखा देकर दूसरे मर्दों से बातें करती हैं। मैं हैरान थी कि वो ऐसी नीच, घटिया और गिरी हुई बात मेरे बारे में सोच भी कैसे सकता है। मैंने दरवाजा खोला तो बिफरे हुए अंदाज में वो अंदर दाखिल हुआ और मुझसे बोला कि अपना मोबाइल मेरे हवाले कर दो। मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो उसने मुझे तलाक की धमकी दी। मैंने फिर भी फोन उसके हवाले नहीं किया तो उसने खड़े खड़े 3 लफ्ज बोलकर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी शादी को तो अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाती। उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था कि तुम मिस्री लड़के से शादी हरगिज नहीं करो, हम ये शादी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पर मैंने माँ बाप से बगावत करके ये शादी की थी। मैं अपने शोहर के मुंह से तलाक के अल्फाज सुनकर बेहोश होते होते बची थी। मेरा दिल कांप रहा था और मैं बुरी तरह तड़प रही थी। वो मुझे तलाक देने के बाद कमरे से चला गया। मैं बैठी रोने लगी। रात के इस पहर में और कहाँ जा सकती थी। मैं उसी कमरे में बैठ गई और कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने सालेहा को मोबाइल पर सारी बात बता दी और कहा कि मेरे शोहर ने मुझे बिला वजह तलाक दे दी है। ये सुनकर वो भी खामोश हो गई और बोली कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम्हारे शोहर से, क्योंकि अभी तुम लोगों की शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे। लेकिन अब तुम अपनी हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हें इस घर से हरगिज जाने नहीं देगा। मुझे सालेहा की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्यों जाने नहीं देगा? अब तो हमारी तलाक हो गई है। तलाक के बाद मैं उस पर हराम हो गई हूँ। उसके पास कोई हक नहीं है कि वो मुझे अपने घर में रोक कर रखे। उसे हक नहीं है, मगर वो ऐसा ही करेगा। सालेहा की बात अपनी जगह थी, लेकिन मुझे अपने अमार पर यकीन था कि अब वो रिश्ता टूटने के बाद मुझे यहाँ नहीं रोकेगा। जबरदस्ती की आदत तो उसमें शुरू से ही नहीं थी और उसकी यही बात मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सालेहा से पूछा कि मुझे अब कहाँ जाना होगा, तो उसने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ या अपने किसी दोस्त के घर चली जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उस वक्त रात का वक्त था तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ही जाऊंगी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सुबह होने का इंतजार करने लगी। पता नहीं कब मेरी आंख लगी, मुझे नहीं समझ आई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। क्योंकि मैं सुबह तक जाग रही थी, सिर्फ रोशनी होने का इंतजार करते हुए मैं सो गई। अब जो देखा तो सुबह के 10 बजे थे। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुल रहा था। मेरे तो कदमों तले से जमीन खिसक गई। मुझे अब अमार बहुत अजनबी और गैर लग रहा था। ऐसा लगता था कोई मुझे अगवा करके लाया है और मुझे अपने ही कमरे में कैद कर दिया है। मैंने दरवाजे को जोर से पीटा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे शक होने लगा कि कहीं वाकई अमार मुझे यहाँ जबरदस्ती बंद करना तो नहीं चाहता। मुझे सालेहा की बात याद आने लगी। अब मुझे हैरत हुई कि मेरा शौहर मुझे तलाक देने वाला था तो भी सालेहा को पता था, और अब जबकि वो मुझे तलाक के बाद अपने घर में कैद रख रहा है तो उसको ये भी मालूम है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं अपने कमरे में कैद हो चुकी थी। मैंने रात तक इंतजार ही किया, क्योंकि मैं दरवाजे को तो तोड़ नहीं सकती थी। मुझ में इतनी ताकत कहाँ थी? मैं इतने बड़े लोहे के दरवाजे को तोड़ सकती? शोर करती तो मेरी अपनी ही ताकत बर्बाद होती। शाम के तकरीबन 6 बजे अमार ने कमरे का दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर पछतावा था और सर झुका हुआ था। अमार का झुका सर देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि उसने मुझे तलाक गुस्से में दी थी। अमार, मुझे यहाँ से जाने दो, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? मैं ये कहकर आगे बढ़ी तो अमार मेरे पाँव में गिर गया। उसने अपना सर मेरे पाँव में रखा और बोला, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक दे दी, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। देखो, तुमने मुझसे मोहब्बत की है। इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं बोलता, और औरत तो कभी भी नहीं बोलती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बेशक मुझे सजा दे दो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम यहाँ से कहीं और जाओ ये मुझे मंजूर नहीं। देखो, मैं इस घर से चला जाता हूँ, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम जाकर किसी और घर में रहो। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अमार मुझ पर अपनी मोहब्बतें लुटाने लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं था, मगर अमार ने साफ कह दिया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और जिंदगी भर मुझे अपने पास ही रखेगा।
کبھی کسی اور کے پاس جانے نہیں دے گا۔ اب مجھے سخت رونا آ رہا تھا کیونکہ ہمارا حلال رشتہ تو ٹوٹ چکا تھا۔ اس حرام رشتے میں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے خود کو ایک جگہ پر قید کر دیا اور عمار سے کہہ دیا کہ بھلے تم مجھے یہاں سے نہ نکلنے دو لیکن میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ عمار نے کہا کہ میں اس سب کے لیے کوئی حل ڈھونڈ لوں گا، ایسا حل کہ جس سے ہم دوبارہ پاس آ سکیں۔ میں نے عمار کو بتایا کہ ایسا تو کوئی حل نہیں ہے جس سے تم اور میں دوبارہ ایک ہو سکیں، لیکن ہاں ایسا ہے کہ ہم یوں ہی دور دور رہ کر ساری عمر گزار دیں۔ عمار بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دور دور نہیں رہ سکتے، آگ اور پانی کبھی بھی الگ ہو یہ ممکن نہیں۔ میں تو عمار کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے صبر کر لیا تھا مگر عمار نے مجھ سے کہا کہ وہ اس سب کا حل تلاش کر رہا ہے۔ 2 دن بعد جو حل اس نے مجھے بتایا وہ میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم کسی اور سے وقتی نکاح کر لو تو پھر تمہاری میرے ساتھ دوبارہ شادی ممکن ہے، ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم سے طلاق ملنے کے بعد میں واپس اپنی دوستوں کے گھر جاؤں گی، میں اپنی زندگی پڑھنے لکھنے میں اور باقی کاموں میں گزار دوں گی، مگر دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ مگر عمار ضد پر تھا، کہنے لگا کہ اگر تم ایک بار حلالہ کر لو تو ساری زندگی میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ عمار کی باتیں سن کر میرا اب کچھ دل مان رہا تھا کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی ڈھونڈ لو جو پھر مجھے بعد میں طلاق بھی دے دے۔ عمار بولا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بہت سارے امیر مرد ہیں جو کچھ مہینوں کے لیے شادی رچانا چاہتے ہیں، ان کی پہلی بیوی ہوتی ہے اور دوسری بیوی کو بس وقت گزاری کے لیے رکھتے ہیں، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی۔ ہمارا کیا فائدہ؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ عمار نے کہا کہ ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں حلالے کے لیے آسانی ہو جائے گی اور ان کا فائدہ یہ کہ کچھ پل ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ گزار لیں گے۔ عمار اس لمحے مجھے بہت کاروباری انسان معلوم ہوا لیکن میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ بہرحال کچھ ہی دن کے بعد میرے دوسرے نکاح کا بندوبست ہو گیا۔ اب میں ایک بہت امیر کبیر شخص جس کا نام فائق تھا اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ یہ سب کچھ عمار کی وجہ سے ہوا تھا۔ عمار نے ہی اس آدمی کو ڈھونڈا، اس کے ساتھ میرا نکاح کا بندوبست کیا اور اب وہ میری طلاق کا انتظار کر رہا تھا۔ فائق نے پہلی بات جو مجھ سے کی تھی وہ بڑی ہی حیران کر دینے والی تھی۔ کہنے لگا تم تو بڑی چالاک نکلی ہو، 3 مہینے کا 25 لاکھ وصول کرو گی مجھ سے؟ میں نے کہا کہ میں تو ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ کہنے لگا کہ تمہارے پچھلے شوہر نے تمہارا حق مہر 25 لاکھ رکھا ہے اور اب وہ مجھے تمہیں ادا کرنے ہی ہوں گے کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں جو کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ طلاق دوں گا تمہارے ہی فائدے کے لیے لیکن ساتھ میں تمہیں رقم بھی ادا کروں گا۔ بھائی اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہنے کی اسے کچھ تو قیمت ادا کرنی چاہیے۔ یہ سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی قیمت وصول کروں گی۔ میں تو یہ نکاح صرف عمار کے پاس واپس جانے کے لیے کیا تھا، مگر فائق تو مجھ پر عجیب طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ حق مہر بے شک مجھے نہ دینا اور نہ ہی میں اس کے وصول کرنے کے حق میں ہوں۔ فائق بولا کہ تمہارا شوہر پاگل ہو جائے گا اگر میں نے یہ حق مہر ادا نہ کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا کہ تمہیں معلوم نہیں یا شاید تم بھولی بن رہی ہو، لیکن یہاں پر تو یہ رواج ہے، پہلا شوہر دوسرے حلالے والے شوہر سے کافی پیسے وصول کرتے ہیں، اس سے ان کا خرچہ بھی نکل جاتا ہے اور ان کی بیوی بھی انہیں واپس مل جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر ایسا کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ ثابت کر دوں تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا ساری زندگی تمہاری ہی خدمت کروں گی اور کبھی بھی اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا میرے پاس رہنے کے لیے تمہیں بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، اپنی محبت بھی سوچ لو، اگر ایسا کر سکتی ہو تو ثبوت دینے کو میں تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے شوہر کو فون ملایا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی حق مہر معاف کرنا چاہتی ہے۔ عمار یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا اور بولا یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں نے وہ تمہیں مفت میں نہیں دی، واپس کر دو اسے۔ یہ حق مہر میں نے طے کیا ہے، میری اجازت اور میری طلاق کی وجہ سے وہ تمہیں کچھ دن اپنے پاس رکھنے کو ملی ہے، اب اسے شرافت سے طلاق بھی دینا اور وہ 25 لاکھ بھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر میرے آنسو نکل پڑے۔ میں تو یہ محبت کا کھیل سمجھ رہی تھی، مگر عمار نے یہ سب کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں نے اسی وقت عمار سے کہہ دیا کہ دوبارہ وہ میری شکل بھی مت دیکھنا۔ عمار نے میری منت سماجت کرنا شروع کر دی۔ اگلے ہی دن اس نے مجھے دوبارہ فون کیا اور منت کرنے لگا، بولا کہ یہ تو ہم مردوں کی آپس کی بات ہے، ورنہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ بات اگر میں اسے بتا دیتا تو یہ رقابت میں آ جاتا اور تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا۔
मैंने तुम्हें बहुत घटिया सा जाहिर किया ताकि वो तुम्हें जल्दी छोड़ दे। अमार की बात पर मुझे जरा भी यकीन नहीं रहा था, क्योंकि उसने मुझे तलाक बिना वजह दी थी, और अब मुझे पूरा यकीन था कि ये सब भी उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया होगा। वो यकीनन मुझे खिलौना समझ रहा था, मगर मैं घर बसाने वाली और मोहब्बत करने वाली औरत थी, जिसे तलाक के नाम से ही खौफ आता था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।